लोगों को समझ में आ रहा है और लोग समझ रहे हैं अब बातों को कि भी ये राजनीति कहीं ना कहीं हमको बांटने की है। इनसे देश में या किसी युवाओं को या किसी गृहिणी को फायदा नहीं होने वाला है। जगह कर रहे हैं, ये चुनी हुई सरकार को गिराते हैं और गिराने के बाद जो है वहाँ सत्ता हासिल है। सत्ता के पुजारी हैं, सत्ता की भूख में इतने मदमस्त हो चुके हैं कि कुछ भी किसी भी हद तक जाने के लिए आप इस बात को नोट कर लें। ये बार बार कहते हैं ना कि नोट कर लें, मैं आज कह रहा हूँ कि नोट कर लें कि आने वाला 24 में ये 100 से ऊपर सीट नहीं जीत सकते। लोगों ने काम किया, अब ये धार्मिक मुद्दों पे बात करते हैं। हमने 5 गारंटी के ऊपर वहाँ काम किया। हम ये कहते हैं कि रोजगार पे बात करो, हम ये कहते हैं कि तुम महंगाई पे बात करो, हम ये कहते हैं कि तुम हैप्पीनेस इंडेक्स जो है हम लोगों का जो दुनिया में सबसे नीचे स्तर पे, आप कंपेरिजन कहाँ से करते हैं? आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं और हमारी स्थिति कहाँ पहुंच गई है? हमारी स्थिति पहुंच गई कि हम मुकाबला अपने पड़ोसियों से कर रहे हैं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, इनके बराबर हम मुकाबला कर रहे हैं है। और 2024 में हम लोग करारा जवाब देंगे इनको और इनको पता चल जाएगा कि आप जो है एक टाइम तक आप किसी को बेवकूफ बना सकते हैं। नमस्कार, मैं तौहीद, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और हमारे वेब पोर्टल पर। मेरे साथ कांग्रेस के युवा नेता और एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राशिद फाखरी साहब बात करने के लिए मौजूद हैं। डॉक्टर राशिद फाखरी साहब से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे जो कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस की जीत हुई है उस पर क्या वो कहेंगे और क्या अनुमान रहेगा आगे, किस प्रकार से दूसरे राज्यों में, दूसरे प्रदेशों में कांग्रेस काम करेगी और किस प्रकार से भाजपा के खिलाफ या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपनी रणनीति होगी। जिस प्रकार से कर्नाटक में उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर महंगाई का मुद्दा हो या फिर महिलाओं सशक्तिकरण का मामला हो, महिला घर की हर हेड महिला को 2000 रुपये महीने देने का मामला हो या फिर ग्रेजुएट को 3000 रुपये, डिप्लोमा वाले को 1500 रुपये, इस तरीके के मुद्दे थे कांग्रेस के। और कहीं ना कहीं उन मुद्दों पर कांग्रेस को युवाओं का, महिलाओं का साथ मिला, तभी आज कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता में है। सबसे पहले सर स्वागत है और सबसे पहले बहुत बहुत बधाई कांग्रेस की जीत के लिए। धन्यवाद आपका और बधाई कर्नाटक की जनता को, जिन्होंने जो है आज उन नेताओं को और उनको करारा जवाब दिया है जो कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। और ध्रुवीकरण की राजनीति में आज के डेट में 2014 के बाद आप देखेंगे कि किस तरह से बीजेपी डे बाय डे एग्रेसिव होती जा रही है। वही कारण है कि कर्नाटक के अंदर में जो उन्होंने चुनाव का पैटर्न रहा और जो चुनाव में काम करने का पैटर्न रहा और अंत में जो ले जा करके हनुमान जी के ऊपर में और कहीं ना कहीं उसको कंक्लूजन किया, उसी का रिजल्ट है कि लोगों को समझ में आ रहा है और लोग समझ रहे हैं अब बातों को कि भी ये राजनीति कहीं ना कहीं हमको बांटने की है। इनसे देश में या किसी युवाओं को या किसी गृहिणी को फायदा नहीं होने वाला है। फायदा कब होगा? जब आप उनके रोजगार की बात करेंगे, महंगाई की बात करेंगे, तब जाकर के उनका कोई फायदा होगा। तो क्या लगता है जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 रैलियां की कुल केरला में, 27 किलोमीटर का रोड शो किया और उसके बाद अंततः हनुमान बजरंगबली की भी एंट्री हो गई केरला चुनाव में, कर्नाटका चुनाव में, तो क्या कहेंगे कांग्रेस को जो लोगों ने वोट दिया, आखिर कांग्रेस क्या भविष्य में बेरोजगारी हो या फिर महिला सशक्तिकरण हो या फिर बेरोजगारी हो, उन लोगों को क्या, उन सभी को क्या दूर कर पाएगी कांग्रेस? बिल्कुल, हमने जो वादा किया है वो वादे पे हम खड़े उतरे हैं और हमने चाहे छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या दीगर हमारा जो भी इतिहास उठा करके देख रहे हैं, जो भी काम हमने वादा किया है वो वादा पे हम उतरे हैं और उसी के नतीजा है कि आज देश में 75 साल में आप जो है देश का जो है स्वार्थ कभी खराब नहीं हुआ। हाँ, हमें डे बाय डे नई चैलेंजेस जरूर मिले, लेकिन हमने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उस पर काम किया। और आज के डेट में इन लोगों को क्या लगता है कि हम ध्रुवीकरण करके टेम्परेरी फायदा तो जरूर ले लेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म देश का नुकसान होने वाला है। आप कहते क्या है कि भाई हम कपड़ों से पहचान लेते हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री जो जिस देश में हम रहते हैं, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, उसको जो बात करने का लहजा है या बात करने का अपने विपक्ष के बारे में जो बोलते हैं, क्या ये तरीका है? ओ दीदी दीदी, ये क्या तरीका है? जो प्रधानमंत्री बोलते हैं, हमें दुख होता है कि हमारा ये प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री जब चुनाव जीतने के बाद सबके प्रधानमंत्री है, लेकिन हमेशा से जो भी बीजेपी की राजनीति रही है वो हमेशा ध्रुवीकरण की। आप कर्नाटक को ही उठा के देख लें, एक तो डकैती करके इन्होंने सरकार बनाई, मध्य प्रदेश और आपको कर्नाटक के अंदर में चुनी हुई सरकार को गिराया। ये हर जगह कर रहे हैं, ये चुनी हुई सरकार को गिराते हैं और गिराने के बाद जो है वहाँ सत्ता हासिल है। सत्ता के पुजारी हैं, सत्ता की भूख में इतने मदमस्त हो चुके हैं कि कुछ भी किसी भी हद तक जाने को तैयार होते हैं। महाराष्ट्र के अंदर में इन्होंने रात के अंदर में
गवर्नर को ला करके सरकार बनाने का काम किया। ये क्या दर्शाता है? ये अपने आप में दर्शाता है कि आप विपक्ष को और विपक्ष के लोगों को, या जो मैंडेट आ रहा है, जो लोग वोट दे रहे हैं उसके खिलाफ हैं, आप उनको कहीं ना कहीं चैलेंज करते हैं और तोड़ते हैं और फिर दोबारा उनको चुनाव लड़ाते हैं। एक नया तरह का पैटर्न अपनाया। तो 3 साल सत्ता में रहे, 3 साल में उन्होंने काम क्या किया? पहले ये काम किए कि मैसूर के ऊपर में, टीपू सुल्तान के ऊपर में कटाक्ष किया, फिर वो आगे सेकंड उन्होंने जो है हिजाब मुद्दा उठाया, फिर उन्होंने जो है जहाँ जहाँ छोटे छोटे मंदिर या मस्जिद, जो धार्मिक स्थान में दूसरे धर्म के लोग रहते थे, उनको तोड़ फोड़ करने का काम किया। उसके बाद अलग अलग तंजीमों पे कोई धार्मिक इस पर बैन करने का, या फिर उनको कहीं ना कहीं मतलब उनको इन्वॉल्व करने का काम किया। ये सारा काम उनका दर्शाता है कि ये कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण करने की साउथ में कोशिश करी, लेकिन हुआ क्या रिजल्ट? एक मात्र स्टेट, वो भी स्टेट वहां कभी उनको पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं रही, कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ और इधर उधर से सरकार बना लेते थे, लेकिन जो वो सत्ता में रहे वहां से वो बाहर हुए और लोग समझे कि नहीं, ये नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। जो राहुल गांधी का नारा है कि मोहब्बत से ही देश को चलाया जा सकता है, मोहब्बत की हमने दुकान खोली है और वो उस पर हम लोग अमल कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं और लोग जुड़ भी रहे हैं और उसका रिजल्ट भी आ रहा है। आप किसी भी गांव मोहल्ले में रहें, चाहे देश में रहें या विदेश में रहें, नफरत से किसी चीज का हल नहीं निकलने वाला। क्या लगता है 2024 के रास्ते कर्नाटक होते हुए आएंगे? क्या लगता है और भी दूसरे प्रदेशों में कांग्रेस इस प्रकार से प्रदर्शन कर पाएगी? एक और अहम सवाल है कि दूसरे राज्यों में जहां पे कांग्रेस मुख्य पार्टी के रूप में नहीं है, वहां पर किस प्रकार से आपकी रणनीति होगी 2024 के चुनाव में? जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि अलायंस पार्टनर्स का जो हम लोगों का गठबंधन है, हमने जो हमारे अलायंस पार्टनर अभी हैं उनसे तो हम लोग बात कर रहे हैं, और जो अलायंस पार्टनर में हमारे साथ नहीं है उनसे नीतीश जी को जिम्मेदारी दी गई है, नीतीश जी बात कर रहे हैं। और हमारा जो भी है आफ्टर कर्नाटक चुनाव हम लोग का डेट फिक्स होगा और पटना के अंदर में ही मीटिंग होनी है हम लोगों की, और उस पर गठबंधन का एक रणनीति बना करके और पूरा विपक्ष एक साथ चुनाव लड़ेगा। और मैं आज आप इस बात को नोट कर लें, ये बार बार कहते हैं ना कि नोट कर लें, मैं आज कह रहा हूं कि नोट कर लें कि आने वाला 24 में ये 100 से ऊपर सीट नहीं जीत सकते। दूसरी बात, जो इन लोगों ने काम किया, हम ये धार्मिक मुद्दों पे बात करते हैं, हमने 5 गारंटी के ऊपर वहां काम किया। हम ये कहते हैं कि रोजगार पे बात करो, हम ये कहते हैं कि तुम महंगाई पे बात करो, हम ये कहते हैं कि तुम हैप्पीनेस इंडेक्स जो है हम लोगों का, जो दुनिया में सबसे नीचे स्तर पे, आप कंपेरिजन कहाँ से करते हैं? आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं और हमारी स्थिति कहाँ पहुंच गई है? हमारी स्थिति पहुंच गई कि हम मुकाबला अपने पड़ोसियों से कर रहे हैं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, इनके बराबर हम मुकाबला कर रहे हैं और बात हम यहाँ लंबी कर रहे हैं। तो जो इनको मिला, आज आरएसएस का आप इतिहास उठा करके देख ले, क्या दुनिया में या फिर इस देश में जो लोगों का नजरिया है, जो लोगों का तरीका है आरएसएस को देखने का, वो कहीं ना कहीं हमेशा साबित करते रहते हैं। लेकिन ये सही है। उस समय में कांग्रेस के पास मौका था, वो आरएसएस को कंप्लीटली बैन कर सकती थी 19 आज़ादी के बाद की हम अगर बात करें तो, लेकिन फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ही उसको श्रेय दिया और कांग्रेस ने ही उसको अपना कौर पसारने का मौका दिया, तभी आज आरएसएस इतनी मजबूत है और आज आप लोगों को आरएसएस से दिक्कत है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने, कांग्रेस की हमेशा पॉलिसी रही है। अब अम्बेडकर जी चुनाव लड़े वो, या अटल जी, आप देख लीजिए, फाइनेंस मिनिस्टर थे, एग्जैक्ट ध्यान नहीं है मुझे कौन सी मिनिस्ट्री थी, तो ये लोग विपक्ष में थे, ये हमारे खिलाफ चुनाव लड़ के आए थे। लेकिन जब सरकार बनी तो लोगों ने कहा कि अमुक पार्टी से भी लोग लड़े हैं चुनाव, उनको भी सत्ता में लिया जाए और साथ मिलकर काम किया। तो कांग्रेस की सोच पहले दिन से रही है कि पावर सेंट्रलाइज नहीं, कांग्रेस क्या कहती है, डिसेंट्रलाइज। हम एक आदमी के पास पावर नहीं होना चाहिए, हमेशा पावर अलग अलग लोगों के पास होना चाहिए। उसी के नतीजे में पंचायती राज लाया, क्योंकि पावर का जब सेंटर होता है तो आदमी पागल हो जाता है कि उसको सारा पावर उसी के पास रहेगा। वो बीजेपी की ये सोच रही कि सेंट्रलाइज, मोदी जी जो कह दिए, मुखिया का चुनाव हो, आपको जिला का चुनाव हो, मेयर का चुनाव हो, चाहे आपको यूनिवर्सिटी का चुनाव हो, सब में मोदी जी का फेस रहेगा, मोदी जी चुनाव प्रचार करेंगे। अगर वो जीत गए तो मोदी जी के बल्ले बल्ले, मोदी जी ने कर दिया कमाल, और अगर हार गए तो किसी और के ऊपर ठिकरा फोड़ते, जो ये दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं। आप इनका इतिहास उठाए, कर्नाटक में चुनाव हुआ है, किसी मीडिया चैनल में आप नहीं देखेंगे कि भी वो मोदी जी के फेस को ला करके वहां मुकाबला करा रहे हो। वो ला करके नड्डा साहब के बारे में बोलते हैं, और जब हारेंगे तो नड्डा साहब और जीत गए तो मोदी जी। इनकी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है कि ये देश को एक तरह से गिरवी बनाना चाहते हैं। देश के जो नौजवान हैं, गरीब तबका, मिडिल क्लास है, उनके पॉकेट पर डकैती डालते हैं, किसानों का हक छीनते हैं, चाहे माध्यम कुछ भी हो सकता है। आप
चाहे कॉर्पोरेट के माध्यम से, चाहे नोटबंदी के माध्यम से, चाहे किसान के जो पॉलिसीज बन रही है उनके माध्यम से, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी के पॉकेट पर डकैती होती है जो पता नहीं चलता। एक और अहम सवाल है सर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कितना सफल रहा कर्नाटक में और कितना फायदा मिलने वाला है पूरे देश में? आप ये देख लें कि राहुल गांधी जी कर्नाटक में जब यात्रा कर रहे थे तो इन्होंने क्या कहा था, टहलने निकले हैं, आरएसएस की क्या बोल थे, क्या वो उन लोगों का जो बोल है और उन लोगों के जो कथनी और करनी, आपने तो देखा भी डीआरडीओ के जो डायरेक्टर है वो पाकिस्तान को हमारा जो है इंटेलिजेंस सप्लाई कर रहे थे, वो व्हाट्सएप खेल रहे थे पाकिस्तान के आईएसआई के साथ, तो वो पकड़े गए और आज अंदर हैं। किसके लोग हैं? वो आरएसएस के लोग हैं, आरएसएस के प्रचारक रहे हैं। तो इन लोगों की तो पॉलिसी यही है। आप देखें कि मैं खुद हिमाचल का प्रभारी रहा हूँ, चुनाव में मैं वहाँ था, तो मैंने वहाँ हम लोगों ने पहला जीत वहाँ हमारी विक्ट्री हुई और उसके बाद अभी यहाँ है और इसके बाद अब आने वाले जो 4 स्टेट के चुनाव है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और आपको मध्य प्रदेश और तेलंगाना, मैं ये बता दूं कि 2 स्टेट में तो हमारी सरकार है कि हम रिपीट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में इन्होंने वहाँ भी डकैती डाली थी और हमारी जो है सरकार को गिराने का काम और बनाने का, अपने सत्ता में हासिल करने का काम किया, लेकिन वहाँ भी हम दोबारा से कर्नाटक से अच्छी बहुमत के साथ आ रहे हैं और ये दोनों स्टेट हमारा रिपीट हो रहा है। तेलंगाना में हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, आने वाला टाइम बताएगा क्या होगा, लेकिन हम कहीं ना कहीं सारा विपक्ष इकट्ठा है और 2024 में हम लोग करारा जवाब देंगे इनको और इनको पता चल जाएगा कि अब जो है एक टाइम तक आप किसी को बेवकूफ़ बना सकते हैं। लोगों को भी धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि भाई हमको किस हिसाब से काम करना है, हमारी क्या ज़रूरियात है। एक और अहम सवाल है, चूंकि आप मधुबनी से बिलोंग करते हैं, आपका नेटिव प्लेस मधुबनी है, और जिस प्रकार से मधुबनी से कांग्रेस कहीं ना कहीं कांग्रेस की जमीन खिसक सी गई है, उसको कैसे रिगेन किया जाएगा और क्या प्लानिंग रहेगी भविष्य में बिहार लोकसभा चुनाव को लेकर? बिहार निश्चित तौर से हम लोग महागठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। उसमें अलायंस पार्टनर्स की कितनी क्या शेडिंग रहेगी कि उस पर काम करने के बाद हम लोग चुनाव में आएंगे मैदान में। और रही मधुबनी की बात, तो मधुबनी में कांग्रेस बहुत ताकत है और जिंदा है। चूंकि हमको अलायंस में सीटें कम मिलती हैं तो हम उस तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर सीट मिलेगी और अच्छे कैंडिडेट रहेंगे तो हम लोग काम भी करेंगे और ताकत के साथ दिखाएंगे कि जीत भी सकते हैं। दूसरी बात, मधुबनी का सिनेरियो इस तरह का है कि सब एक दूसरे से मिल के रहते हैं, छोटा शहर है। मैं खुद जो है अब पूरा टाइम मधुबनी में रहता हूँ और हम लोग भी कहीं ना कहीं लोगों से जुड़ करके, अब बाहर तो हम लोगों ने इतना सारे स्टेट में घूम के काम किया, तब सोच रहे हैं कि यहीं हम लोग अब थोड़ा समय दें और अपने जिला में लोग संगठन को मजबूत करें और लोगों के साथ जुड़ करके हम भी उसमें मदद करके आगे काम करें। एक बार आप अपना परिचय देते हैं सर, ताकि लोग आपको और बेहतर तरीके से जान सके। मेरा नाम डॉक्टर राशिद फाखरी है। मैं प्रदेश अध्यक्ष NSUI का रहा हूँ, बिहार का 7 साल राष्ट्रीय कमेटी में रहा हूँ, नेशनल में इंचार्ज रहा हूँ, JNU और महाराष्ट्र, मुंबई वगैरह का यूथ में रहा हूँ, नेशनल कमेटी में, स्टेट में रहा हूँ, कॉलेज यूनियन का प्रेसिडेंट रहा हूँ दिल्ली सिटी में, दिल्ली सिटी का इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव काउंसिलर रहा हूँ। मैं काफ़ी दिनों से संगठन से काफ़ी दिनों से काम करता रहा हूँ और हम लोग कॉलेज से ही आए काम करते हुए और फिर जो है अभी मेन बॉडी में प्रदेश में डेलीगेट रहे हम लगातार 20 साल से और अलग अलग पद पर रहे, प्रदेश प्रवक्ता रहे, काम कर रहे हैं। संगठन में जो जिम्मेदारी मिलती है, जिस स्टेट में मिलती है, वहाँ के इंचार्ज बनते जाते हैं, काम करते हैं। तो ये थे राशिद फाखरी साहब, NSUI के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, साथ ही बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।